गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। हम लोग 12th लेवल पे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वहाँ पे आप स्टेटमेंट भी अप्लाई किए होंगे। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आप कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे। स्टेटमेंट से पहले आपको यहाँ पे कुछ हिंट होना चाहिए कि कब ये एप्लीकेबल होगा और जो स्टेटमेंट आप 12th लेवल पे पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल पार्ट से कैसे फाइंड होगा। यहाँ पे मैं 2 पार्ट सिस्टम में इंक्लूड कर रहा हूँ, मोर देन 2 भी हो सकता है। डिफरेंट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम कंसीडर किया और इसके 2 पार्ट कंसीडर किए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। और ये जो कंबाइंड सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है। या आउटर एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से कंबाइंड सिस्टम के अलावा कहीं पे भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस टोटल पार्ट से हीट ट्रांसफर 0 है। अब इस फर्स्ट पार्ट का टेम्परेचर T1, सेकंड पार्ट का टेम्परेचर T2। इस फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट अमाउंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, सेकंड पार्ट में सेम अमाउंट भी हो सकता है, इससे डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट मटेरियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब नोटेशंस रिक्वायर्ड होंगे, वो नोटेशंस को मैं यहाँ पे पहले नोट कर रहा हूँ। स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, ये पहले भी डिस्कस किए हुए नोटेशंस, और कई बार सेम नोटेशंस डिफरेंट पार्ट के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से नोट कर रहा हूँ। एन नंबर ऑफ मोल्स, एम मास ऑफ सैंपल, सी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी डैश हीट कैपेसिटी, सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, सी स्पेसिफिक हीट, कैपिटल एम मोलर मास, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m1 mass of one molecule। F temperature in equilibrium और final temperature। ये नोटेशंस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, आपको डीज में डाउट नहीं रहेगा कि किस पार्ट को क्या यूज कर रहे हैं। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के लिए कंबाइंड सिस्टम से हीट ट्रांसफर 0 होगा, ना तो इनवर्ड हीट फ्लो करेगा, कंबाइंड सिस्टम से सराउंडिंग को हीट प्रोवाइड नहीं होगा और सराउंडिंग से सिस्टम को हीट प्रोवाइड नहीं होगा। सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में हीट ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को भी हीट ट्रांसफर हो सकता है और सेकंड से फर्स्ट को भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। बट नेचुरली जो हीट स्पॉन्टेनियसली जो फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पार्ट को हीट ट्रांसफर होगा। हीट कैन फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हायर टेम्परेचर पार्ट से लोअर टेम्परेचर पार्ट को हीट ट्रांसफर होगा, और तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक बोथ पार्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, या बोथ पार्ट, यहाँ पे जो मैंने 2 पार्ट शो किए हैं, दीज 2 पार्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, और थर्मल इक्विलिब्रियम में बोथ का टेम्परेचर सेम आएगा, और दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर, TF, और टेम्परेचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट में जितने भी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा वो आप इस टोटल हीट ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सैंपल से जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो मैंने डेल्टा Q1 में इंक्लूड किया। जितने भी जिस प्रोसेस में भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो फर्स्ट सैंपल के लिए डेल्टा Q1 है, सेकंड सैंपल के लिए डेल्टा Q2 इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट सैंपल का फेज सेम है, फेज ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, कई बार मिक्सिंग होगा कि फेज भी कांस्टेंट हो सकता है और फेज चेंज भी हो सकता है, तब ऑल टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे डेल्टा Q1 में आप इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे ही आप सेकंड सैंपल के लिए। बट अगर आप यहाँ पे सेम फेज लेके चल रहे हैं, फेज ट्रांजिशन का आप यहाँ पे कंसेप्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इस फर्स्ट सैंपल का टेम्परेचर चेंज होगा, और फर्स्ट सैंपल का टेम्परेचर चेंज होगा, सेकंड का भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आप एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं स्मॉल इनफाइनेटिसिमल हीट ट्रांसफर के लिए हीट कैपेसिटी, जो आपको यहाँ पे सी डैश से हिंट किया हुआ है, हीट कैपेसिटी फॉर फर्स्ट सैंपल चेंज इन टेम्परेचर dt, ये इनफाइनेटिसिमल हीट ट्रांसफर के लिए है। बट यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर T1 से TF में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे मोर हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट सैंपल के लिए इनिशियल टेम्परेचर है T1 और फाइनल टेम्परेचर है TF। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्ट और सेकंड सैंपल, हीट कैपेसिटी फॉर सेकंड पार्ट इज C2 डैश, चेंज इन टेम्परेचर dt, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सेकंड पार्ट इज T2 एंड फाइनल टेम्परेचर इज TF। अगर बोथ पार्ट का फेज चेंज नहीं होगा तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करें। सेम फेज के लिए ये आप एक्सप्रेशन फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए यूज करें।
समटाइम सम मटेरियल के लिए हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है। हम थोड़ा रिकॉल करें, सॉलिड स्टेट में आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेरिएशन अल्फा टी आता है। लैटिस स्पेसिफिक हीट पढ़ता है तो बीटा टी क्यू होता है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकते हैं सब मटेरियल के लिए। तो ऑल टाइम जरूरी नहीं कि वो हीट कैपेसिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट आए। तो जनरल पार्ट आपको यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। अब जिन सिस्टम्स के लिए ये हीट कैपेसिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा उनके लिए ये कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल से फाइनल टेम्परेचर आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं इफ हीट कैपेसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हीट कैपेसिटीज को आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं। ये मैंने आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर दिया। अब ये सेपरेटली आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, दिस इंटीग्रेशन टी और लिमिट प्लेस करेंगे तो टी एफ माइनस टी वन प्लस सी टू डैश टी एफ माइनस टी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से, बट ये कंडीशन यहाँ पे आपका फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट इस इंटीग्रेशन में इस पार्ट में प्लेस करके आप रिजल्ट फाइंड करेंगे। अगर आपको ये श्योर हो गया कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है हीट कैपेसिटी तब आप ये कांस्टेंट लेकर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये पार्ट को मैं फाइनल टेम्परेचर के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को भी यहाँ पे कोई नंबरिंग रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको मैंने फर्स्ट नोट कर दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है, इसमें फाइनल टेम्परेचर है तो डी से फाइनल टेम्परेचर टी एफ कॉमन लिया, देन C1 डैश प्लस C2 डैश। रिमेनिंग टर्म को राइट में नोट कर दिया, ये माइनस में है लेफ्ट में, राइट में प्लस हो जाएगा C1 डैश T1 प्लस C2 डैश T2। यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आपको कंफर्म हो गया, C1 डैश T1 प्लस C2 डैश T2 बाई C1 डैश प्लस C2 डैश। बट ये ऑलवेज नहीं है, ये तभी है जब हीट कैपेसिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए आपको ये रिक्वायर्ड नहीं था कि हीट फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को प्रोवाइड होगा या सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट को प्रोवाइड होगा। आप 12th लेवल पे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं रिगार्डिंग कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बट आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लाइक दिस ये सिंप्लीफाई किया होगा कि मास अगर आप स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में नोट किए होंगे तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक बार आपने ये लेफ्ट साइड में टीएफ माइनस टी वन किया होगा और राइट साइड के लिए मास स्पेसिफिक हीट T2 माइनस टीएफ किया होगा। ये पार्ट, ये आप एक्सप्रेशन वहाँ पे मोस्टली यूज करते होंगे 12th लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे आपका साइन का मिस्टेक होने के चांसेस हैं कि किससे आप किस पार्ट को डिफरेंस करें। तो यहाँ अगर आप ये टर्म को थोड़ा देर के लिए भूल जाएं और इस इक्वेशन पे आए, इस पार्ट पे आए, तो यहाँ से आप कंपेयर करें। अगर फर्स्ट सैंपल से सेकंड सैंपल को हीट ट्रांसफर हो रहा है तो T1 वैल्यू हायर होगा और T2 वैल्यू लोअर होगा, तब हीट ट्रांसफर होगा फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को। तो इनिशियल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज करेगा और सेकंड पार्ट का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। TF माइनस T1 नेगेटिव आएगा और TF माइनस T2 पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट सैंपल से अगर आप हीट रिमूव करेंगे तो हीट का अमाउंट नेगेटिव आता है, वो आपको पहले बताया हुआ है। तो रिटर्न को आप चेक कर सकते हैं, ये नेगेटिव बनेगा अगर आप फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को आप हीट ट्रांसफर करेंगे। तो दिस इज हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड बाय सैंपल 1 और पार्ट 1। इस पार्ट में आप चेक करें पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो हीट गिवन टू द सिस्टम है। तो दिस इज द हीट गिवन टू पार्ट 2 और सैंपल 2। अब यहाँ पे आपका बोथ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को साइन इंक्लूड करते हुए ऐड करेंगे तो सम जीरो बनेगा। तो यहाँ से साइन का कोई मिस्टेक नहीं होगा अगर आप इस पार्ट को रेफरेंस लेते हैं फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। अगर इसी को एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट करना हो जो आप 12th लेवल तक पढ़ते हैं तो ये टर्म को आप कंपेयर करें, C1 TF माइनस T1, ये मैंने लेफ्ट में नोट किया, और माइनस ऑफ C2 डैश TF माइनस T2। अब आपको यहाँ पे कोई भी एक पार्ट कंफर्म आएगा, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये टर्म माइनस बनेगा और इस माइनस से प्लस हो गया। अगर ये माइनस को इधर इंक्लूड कर लें तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, जिसमें आप ये T1 माइनस TF करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो ये अमाउंट श्योरली आप चेक कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव बन गए। बट इस पार्ट पे आपको कंफर्म है कि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव बनेगा और इस माइनस से प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपको ये डाउट रहेगा कि किससे किसको डिफरेंस करना है, जो आप 12th लेवल पे पढ़ते थे। बट वो स्टेटमेंट कंफर्म कराने के लिए कि हीट टेकन या हीट गिवन टू पार्ट 2 है और ये हीट रिजेक्टेड बाई पार्ट 1 है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट से हीट रिजेक्ट होगा और किस पार्ट को हीट प्रोवाइड होगा। वो तब पता चलेगा जब आप टेम्परेचर का वहाँ पे कंपेरिजन कर लें कि फाइनल टेम्प में ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किसका टेम्परेचर हायर है। तो यहाँ पे अगर आप ये एजम्पशन लें, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 तो हीट फ्लो करेगा फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को, जो मैंने आपको डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। तो जैसे ही आप ये T1 ग्रेटर देन T2 लेंगे तो भी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है ये टर्म नेगेटिव बनेगा। C1
Tf minus T1, this will be negative, और नेगेटिव होने से this is heat rejected by part 1 और system 1 भी आप नोट कर सकते हो। C2 डैश Tf minus T2, ये टर्म पॉजिटिव बनेगा, heat given to part 2, यही स्टेटमेंट आप 12th लेवल पे पढ़ते हैं, बट वो कंडीशनल रिजल्ट है जब ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा होगा। हीट गिवन टू पार्ट 2 और हीट रिजेक्टेड बाय पार्ट 1 दोनों इक्वल आएंगे, तो ये आप शॉर्ट में वहां पे पढ़ लेते हैं, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, या ये यहाँ पे हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू हीट टेकन, बट ये आपको कंफर्म होना चाहिए किससे हीट रिजेक्ट हो रहा है और किसको हीट सप्लाई हो रहा है। वो तब पता चलेगा जब आप टेम्परेचर को कंपेयर कर लें और ये कंफर्म हो जाएंगे क्या पार्ट पॉजिटिव है क्या पार्ट नेगेटिव। ये स्टेटमेंट आप 12th लेवल पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। फाइनल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटीज एंड टेम्परेचर्स ऑफ बोथ पार्ट, आपको ये नोट हो गया। अब इसी में अगर आप कंडीशन अप्लाई करें, इफ हीट कैपेसिटीज ऑफ बोथ सैंपल और बोथ पार्ट C1 डैश इज इक्वल टू C2 डैश, ये हीट कैपेसिटीज अगर सेम हो जाए, देन फाइनल टेम्परेचर वही अगर इक्वल होंगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, तो दिस इज T1 प्लस T2 बाई 2। अगर हीट कैपेसिटीज इक्वल हो जाएंगी तो बोथ टेम्परेचर के एवरेज के इक्वल, अरिथमेटिक मीन के इक्वल, ये फाइनल टेम्परेचर है। अगर आप इसी टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिर से मैंने सेम एक्सप्रेशन को रेफरेंस लिया, इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटीज ये फॉर्म आपको नॉट है, बट अगर हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट करना हो तो लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन बताया है, हीट कैपेसिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या डेटा दिया है उस ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे फिर आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते थे, स्पेसिफिक हीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आगे अगर आप कंडीशन अप्लाई करें, और ये कंडीशन साथ में इंक्लूड है अभी भी, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को सेम ले रहे हैं, बोथ साइड में आपने नंबर ऑफ मोल्स सेम ले लिए, तो सेम लेंगे तो ये फाइनल टेम्परेचर CM1 T1 प्लस CM2 T2 डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ मोल्स कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, CM1 प्लस CM2। अगर आप इसी में बोथ साइड सेम मटेरियल ले रहे हैं तो उनका मोलर स्पेसिफिक हीट सेम बनेगा। सेम मटेरियल लेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट सेम आएगा, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी सेम होगी, बट हीट कैपेसिटी जरूर नहीं कि सेम मटेरियल के लिए सेम बने। तो फाइनल टेम्परेचर अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट सेम ले रहे हैं तो N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं, अगर आपको मास दिया हुआ है तो M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये फाइनल टेम्परेचर का फॉर्म है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी पार्ट मेंशन कर सकता है वहां पर, फाइनल टेम्परेचर पूछा जा सकता है। बट अभी जो मैंने आपको यहाँ पे ये कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हिंट किया है, तो मैंने सेम फेज दिया है यहाँ पे, सेम फेज में टेम्परेचर रेज करेगा। अगर फेज मिक्स फेज हो रहा होगा तो 20 पार्ट में आप ऑल टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए अमाउंट इंक्लूड करेंगे, टोटल पार्ट को जीरो करें। आपको कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के लिए ये कंडीशन पता होना चाहिए कि कंबाइंड सिस्टम से हीट ट्रांसफर जीरो बनेगा। तो जितने तरह के भी प्रोसेस वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसमें आप उस हीट ट्रांसफर के लिए अमाउंट इंक्लूड करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने सम केसेस यहाँ पे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के लिए आपको हिंट कर दिए हैं, जब प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट्स आप रिकॉल करके फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सर ये पीछे वाली स्लाइड में ये मेघा बोध के आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। सर आगे पेज नंबर
22 प्रॉब्लम नंबर 4 स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए. पेज नंबर 22 प्रॉब्लम नंबर 4. The vessel has two compartments of volume V1 and V2 containing an idle gas at pressure P1 and P2 and temperatures T1 and T2 respectively. If the valve separating the compartment is removed, the resulting equilibrium temperature will be. यहाँ पे एक सेपरेटिंग वाल है और यहाँ पे बोथ टू सैंपल्स यहाँ पे कंसीडर किया. टू कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है. आइडल गैस रेफरेंस दिया हुआ है. यहाँ पे फर्स्ट सैंपल के लिए वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1. सेकंड के लिए वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है. मोल्स का आपको हिंट नहीं किया है, बट सेम आइडल गैस के टू डिफरेंट सैंपल्स यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं. ये टोटल पार्ट थर्मली इंसुलेटेड आपको कंसीडर करना है. अब जो यहाँ पे सेपरेटिंग वाल है, ये वाल अगर ये थर्मली कंडक्टिंग होता है तो किसी एक पार्ट से अनदर पार्ट को हीट ट्रांसफर होगा. बट स्टेटमेंट में आपको अनदर पार्ट दिया है कि ये सेपरेटिंग वाल को आप रिमूव करते हैं. तो फर्स्ट सैंपल के लिए जो अमाउंट है सेकंड पार्ट से मिक्स करेगा और मिक्स होने से क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है तो वन पार्ट के मॉलिक्यूल से अनदर पार्ट के मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर होगा. तो ये यहाँ पे मिक्स होगा ये पार्ट. तो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है. और फाइनल टेम्परेचर अभी आपको हिंट किया कि जब बोथ साइड सेम मटेरियल होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होगा. तो अब ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. चाहे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लें फिर से या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. फाइनल टेम्परेचर जो आपने हीट कैपेसिटी से फाइंड किया था, आइडल गैस के लिए हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट लास्ट लेक्चर तक आपको कंफर्म हो गया कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है. बट बोथ साइड सेम गैस है. सेम गैस के लिए ये आप जब इसको नंबर ऑफ मोल्स और स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करेंगे, ये पार्ट आपको लास्ट स्लाइड में कंफर्म हो गया है. बट रिवीजन के टाइम पे आप लोग को फिर से डाउट ना हो, मैंने ये पार्ट नोट कर दिया है. मोल्स का आइडिया नहीं है बट सेम गैस है बोथ साइड. तो बोथ सैंपल के लिए ये मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट आप सेम ले सकते हैं. और जैसे ही सेम लेंगे तो एक्सप्रेशन N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. और आइडल गैस के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करते हैं PV इक्वल्स nRT, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडल गैस. जब फर्स्ट सैंपल के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1 बनेगा. और सेकंड सैंपल के लिए P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2. अब यहाँ से आप ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा है आपका ऑप्शंस में जो फॉर्म नोटेशंस दिए हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए हैं. तो आप नंबर ऑफ मोल को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो N1 T1 का पार्ट यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो P1 V1 बाई R. N2 T2 इस इक्वेशन से आप एलिमिनेट करेंगे तो P2 V2 बाई R. एक डाउट है, मैं पहले कंप्लीट कर दूं फिर पूछ लूंगा. N1 को आप एलिमिनेट करेंगे P1 V1 बाई R T2. अब R को आप यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एलिमिनेट कर सकते हैं. तो P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2. ये आपको फाइनल टेम्परेचर कंफर्म हो गया जो थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट है. अभी जो डाउट पूछ रहे थे आप पूछिए, क्या डाउट है? सर CM1 इज इक्वल टू CM2. सर ये कहीं मेंशन तो नहीं है ना क्वेश्चन में? स्टेटमेंट पढ़िए, ऑफ एन आइडल गैस मेंशन किया हुआ है. आइडियल गैस होगी तो हमेशा इक्वल होंगे. पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जो मैंने बोला, और ये यहाँ पे भी मैंने हिंट किया और लास्ट में यहाँ पे भी मैंने हिंट किया. अगर सेम मटेरियल है, जब सेम आइडल गैस के टू डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल का अमाउंट कंटेन करता है, सेम ही तो आएगा. अगर दोनों साइड डिफरेंट गैसेस होती तब ये डिफरेंट होता है. ओके सर. हीट कैपेसिटीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, मास पे और स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट. ये पार्ट अगर सेम गैस होता तो मास चेंज होने से, नंबर ऑफ मोल चेंज होने से हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगा. बट अगर गैस सेम है तो पर मोल के लिए जो अमाउंट होगा पर यूनिट मास का जो अमाउंट होगा वो तो सेम बनेगा. और जो सेम बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको हिंट हो गया. वाटर के लिए 1 मोल का कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो चाहे जिस कंडीशन में आप चेक करें, चाहे किसी एक पर्टिकुलर वेसल में रखें उसको, चाहे अनदर वेसल में रखें, वो अमाउंट सेम रहेगा. बट अगर आप लिक्विड चेंज कर देंगे, मिल्क लेंगे तो उसके लिए चेंज हो जाएगा. ऐसी जब सेम आइडल गैस है तो आइडल गैस के लिए जो भी आप सैंपल लेंगे उसके 1 मोल का स्पेसिफिक, 1 मोल के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट ये अमाउंट ऑलवेज सेम रहेंगे. स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है एक वेसल हैज टू कंपार्टमेंट ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 कंटेनिंग एन आइडल गैस. तो सेम आइडल गैस के लिए 2 डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं तो ये आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का अमाउंट वो सैंपल के लिए सेम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे. $20 grams of water at 60 degree centigrade is mixed with 10 grams of water at 40 degree centigrade in thermally insulated vessel.
such that no heat transfer between vessel and surroundings. Find the final temperature, और temperature word यूज कर सकते हैं. Find the temperature of mixture in thermal equilibrium. तो यहाँ पे मटेरियल अभी भी सेम है. यहाँ से आप स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आप सेम ले सकते हैं. तो आपकी चॉइस है, चाहे तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको मेमोराइज हो जाए जो आपको यहाँ पे मैंने कंडीशनल रिजल्ट्स बताए हैं वो आप यूज कर सकते हैं. अदरवाइज जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया है मैंने कि टोटल हीट ट्रांसफर 0 रहेगा और यहाँ पे वाटर ये लिक्विड फेज है. फर्स्ट सैंपल में टेम्परेचर डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, और जब आप अनदर सैंपल से मिक्स करेंगे तो उसका मास और टेम्परेचर चेंज है, बाकी दोनों सेम फेज में रहेंगे. और ये टेम्परेचर पार्ट से जो हीट ट्रांसफर होगा इसको लिक्विड फेज से किसी अनदर फेज में कन्वर्ट नहीं करेगा. जब कन्वर्ट नहीं करेगा तो आप हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर बोथ सैंपल के लिए इंटीग्रल करके यूज कर सकते हैं. और वाटर के लिए, गैस के लिए ये हीट कैपेसिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट लेता है, और जो इंडिपेंडेंट लेंगे तो T1 से फाइनल टेम्परेचर तक आप इंटीग्रल करके ये हीट कैपेसिटीज को, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट में आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए. मास भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. M1 C1 TF minus T1 M2 C2 TF minus T2. ये फॉर्मूला आपको पहले डिस्कस किया है, बाकी यहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस कर लीजिए. 20 ग्राम. सर आपने C2 डैश लिखा हुआ है बीच में. 20 ग्राम और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मेमोराइज होना चाहिए. हालांकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं. 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन आप यूज कर सकते हैं. चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर लीजिए, या आप ये क्योंकि दोनों साइड सेम मटेरियल है तो C1 वैल्यू और C2 वैल्यू मैच करेंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे. और ये कंसेप्ट पहले भी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल पे सेम रहता है. ये नोटेशन मैंने एब्सोल्यूट स्केल के लिए बताया है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे दिया हुआ है. तो ये डिफरेंस अगर आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो दोनों को आपको सेम स्केल पे कंसीडर करना पड़ेगा. अगर ये या तो कन्वर्ट कर लें तो फाइनल टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे आ जाएगा, या पहले फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर लें, आप लास्ट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये डिफरेंस दोनों में सेम आएगा. जो डेल्टा टी है फर्स्ट पार्ट के लिए वो आप कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ से फाइनल टेम्परेचर मैंने सपोज सेंटीग्रेड स्केल पे TF ले लिया और ये इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है. सेकंड सैंपल के लिए मास 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे स्मॉल TF, और सेकंड सैंपल के लिए इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप फाइनल टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल पे फाइंड कर सकते हैं. 20 into 60 plus 10 into 40 divided by 20 plus 10. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए. देखो मैंने फिर से इस फॉर्म से स्टार्ट करके आपको फाइनल टेम्परेचर का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस करते हैं. आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन में भी प्लेस कर सकते हैं. अगर आपको मेमोराइज हो जाए तो इस एक्सप्रेशन में भी आप प्लेस करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं. फाइंड कर लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू 53.33. यहाँ पे जो डेटा आएगा, क्योंकि मैंने ये सेंटीग्रेड स्केल पे यूज किया है तो फाइनल टेम्परेचर भी सेंटीग्रेड स्केल पे आएगा. अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में जब ऑप्शन दिए हो वहाँ पे केल्विन स्केल पे रिजल्ट दिया हो तो केल्विन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर सिंगल टेम्परेचर है. डिफरेंस सेम होगा बोथ स्केल पे, बट इंडिविजुअल टेम्परेचर्स डिफरेंट होंगे. और केल्विन स्केल पे कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड स्केल के टेम्परेचर को आप 273 ऐड करते हैं तो ये केल्विन में आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइव ग्राम ऑफ वाटर at 30 degree centigrade is mixed with 5 gram of ice at 0 degree centigrade in thermally insulated
vessel. Find the temperature of mixture in thermal equilibrium. देखो लास्ट प्रॉब्लम से आप अगर इसको कंपेयर करें, जो मैंने कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट डिस्कस करने के टाइम पे भी हिंट किया है, यहाँ पे आप चेक करिए, इस 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से हीट रिमूव होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हीट प्रोवाइड होगा, बट इस हीट ट्रांसफर में ना तो फर्स्ट सैंपल का और ना ही सेकंड सैंपल का फेज कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फेज सेम रहेगा, और जो सेम रहेगा तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट सेम फेज के लिए जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जब डिफरेंट फेजेस होंगे तब जरूरी नहीं कि आप ये अप्लाई करते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो मैंने हिंट किया जितने टाइप का हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो इसमें इंक्लूड करके आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट चेक करिए, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हायर टेम्परेचर पे लिक्विड फेज है। अब इस वाटर से आइस को हीट प्रोवाइड होगा, और आइस को हीट प्रोवाइड होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है। अब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो आइस जो सॉलिड फेज है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर ये सफिशियंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि 5 ग्राम आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो जब तक आइस का कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा तब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सेम रहेगा। आइस का टेम्परेचर जब तक आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब तक टेम्परेचर 0 ही बना रहेगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने लेटेंट हीट के कंसेप्ट को डिस्कस करने के टाइम पे हिंट किया है कि फेज कन्वर्जन सेम टेम्परेचर पे होता है। तो जब तक इस जिसका फेज कन्वर्ट हो रहा है आइस का, तो जब तक ये आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर ये और भी आप इसको हीट प्रोवाइड करते तो पहले 0 डिग्री 5 ग्राम आइस 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगा, फिर अगर उसको और हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर वाटर का रेज करेगा। तो लाइक दीज प्रॉब्लम्स में जब आप फेज कन्वर्जन पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो पहले जरूर चेक कर लें जिससे हीट प्रोवाइड होगा क्या उससे आप सफिशिएंट हीट प्रोवाइड कर सकते हैं इसको फेज कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने डेल्टा Q1 नोट किया, डेल्टा Q1 डैश मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय वाटर। मैक्सिमम कब कन्वर्ट होगा? जब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम आ जाए, और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अभी आपको नोट कराया था 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 150 कैलोरी मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं वाटर से। अनदर अमाउंट डेल्टा Q2 डैश, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम of ice at 5 gram of ice to water at 0 degree centigrade completely. अब इसको completely convert करने के लिए 1 ग्राम के लिए आपको पता है लेटेंट हीट, आप लेटेंट हीट ऑफ आइस का न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़े होंगे, ये कहीं नोट भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपने नोट किया है, ऐसे ही आप लेटेंट हीट ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये नोट कर लेंगे कहीं पे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होगी कहीं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये भी नोट कर लीजिए कहीं रिकॉर्ड होगा, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस से आपको हिंट हो गया कि 1 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, बट आइस का अमाउंट आपके पास है 5, तो 5 × 80 ये 400 कैलोरी रिक्वायर्ड होगा कन्वर्ट करने के लिए। ये मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज नोट करा दिए, आप ये पहले ही चेक कर लेंगे, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन हो जाएगा जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको आइडिया आएगा। जितना अमाउंट आइस का है 80 में मल्टीप्लाई करके कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए उसका आपको आइडिया रहेगा, और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर वाटर से कितना हो रहा है वो आपने कंपेयर कर लिया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से मैक्सिमम हीट रिजेक्टेड बाय वाटर, जिससे हीट प्रोवाइड हो रहा था आइस को, वो लेस है, और जब लेस होगा तो आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक ये अमाउंट लार्ज नहीं आएगा तब तक आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। सम अमाउंट आपको वहां पे प्रेजेंट रहेगा, कितना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इस अमाउंट से x ग्राम आइस मेल्ट होता है और 1 ग्राम के लिए चाहिए 80 और अमाउंट है आपके पास 150, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं
2 ग्राम से भी लेस आइस मेल्ट होगा, और जबकि आपके पास यहाँ पे 5 ग्राम है, तो अभी भी 3 ग्राम से मोर वैल्यू आइस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और जब प्रेजेंट रहेगा तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक ये आइस कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट है हीट का, तब वो टेम्परेचर मिक्सचर का रेज करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर टेम्परेचर वहां पे फाइंड होगा। बट जब तक कुछ अमाउंट आइस का प्रेजेंट रहेगा तब तक टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन आपको मैंने हिंट कर दिया, क्योंकि जब तक इसका आइस कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा उसका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, क्योंकि जो फेज ट्रांजिशन है आइस वाटर में कन्वर्ट होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर of mixture in thermal equilibrium if 0.5 kilogram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 4.5 kilogram of ice, kilogram of water at 20 degree centigrade in a thermally insulated vessel. ट्राई करिए। डाउट हो रहा है सर, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा था तब तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कैलकुलेट करने के लिए बोला तब बोला डाउट हो रहा है। सर क्वेश्चन तो दिखाओ वो स्लाइड। सर ये चीज समझ नहीं आ रही, जैसे आइस का आपने ये कहा है कि टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए सर, ये चीजें मैंने क्या बोला है सर? जैसे आपने पहले वाली प्रॉब्लम में सर, हाँ जी सर वो सम जैसे उसमें डेल्टा Q1 डैश निकाला सर, ये चीज नहीं आ रही समझ में। कैसे सर? जैसे आपने कहा कि भाई इसका आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो इक्वल आना चाहिए तभी चेंज मैंने ये नहीं कहा इक्वल आना चाहिए। मैंने आप खुद से आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप कोई आइस का अमाउंट ले लीजिए, उस आइस के अमाउंट को आप किसी एक वेसल में कुछ अमाउंट वाटर का ले लीजिए, ठीक है, और वाटर का जो टेम्परेचर है, अभी आप जरूरी नहीं कि उसको नॉन वैल्यू पे जाएंगे क्या टेम्परेचर है, बट ये आपको सभी को कंफर्म है कि आइस का जो टेम्परेचर है उससे वाटर का टेम्परेचर हायर होगा। जब हायर होगा और जब इनको थर्मल कॉन्टेक्ट में लाएंगे या मिक्स करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस से हीट वाटर से आइस को प्रोवाइड होगा, और जैसे ही आइस को हीट प्रोवाइड होगा आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? कई बार जब आपके पास आइस रहता है और आपको वाटर को कोल्ड करना हो, आप फ्रिज में बोतल नहीं रखते तो आप आइस का कोई पीस उसमें डाल लेते हैं वाटर में, किया होगा ये सब, तो आइस मेल्ट हो जाता है और आइस वाटर से हीट को रिमूव करके मेल्ट होकर वाटर का टेम्परेचर फॉल करा देता है। बट आप ही बताइए वाटर का टेम्परेचर कितना लेस तक जा सकता है? जब आप उसमें आइस डालते रहेंगे ऐसे अमाउंट, पहले कुछ स्मॉल पीस डाला वो मेल्ट हो गया, फिर आपने और अमाउंट डाल दिया आइस का वो भी मेल्ट हो गया, फिर से आपने और अमाउंट डाल दिया, तो ऐसे करके वाटर का टेम्परेचर कितना मिनिमाइज हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे तो नहीं जा सकता, जब तक आप उसको प्रेशर अप्लाई ना करें वो आइस में नहीं कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो आप ये बताइए पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का और अब फाइनल, अब जो लास्ट में टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वाटर से वो मैक्सिमम अमाउंट ही होगा, इससे ज्यादा तो ट्रांसफर वाटर फॉर्म से नहीं हो सकता। नहीं सर। तो आपको जो भी मैंने एग्जांपल बताया जो ट्राई करने के लिए, अब आप अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आ गया, आप उसमें अगर फिर से और पार्ट आइस का डालते हैं, क्या आइस का होल अमाउंट फिर से मेल्ट हो जाएगा? नहीं सर। वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अब आइस भी आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाला है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होने से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो आइस अगर प्रेजेंट है, आइस का प्रेजेंट होगा, जितना हीट वाटर से आना था वो आ गया, उसके आगे हीट सप्लाई नहीं हो रहा आइस को, तो जब आइस का पार्ट प्रेजेंट होगा तो उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? बोलिए 0 होगा। वही मैंने आपको लास्ट में ये कैलकुलेट करके बताया। जब तक ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा, इससे हायर अमाउंट नहीं आएगा, तब तक टेम्परेचर 0 बना रहेगा मिक्सचर का। क्यों? क्योंकि आइस यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी मैंने इससे आपको कैलकुलेट करके बताया था, कैलकुलेट कर लीजिए इस रेशियो को, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से लेस आ रहा है, तो
इस 5 से उसको डिफरेंस करिए, तो अभी भी 3 पॉइंट समथिंग ग्राम आइस का प्रेजेंट है या नहीं है, जो मेल्ट नहीं हो सकता, और जब मेल्ट नहीं होगा तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वही मैंने पहले बताया है। ओके सर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी आपको यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें डिफरेंट फेजेस का कंसेप्ट है या फेज कन्वर्जन अलाउड है, तो आप जरूर एक बार लाइक दिस ट्राई करेंगे जो यहाँ पे मैंने बताया है। अगर ये वैल्यू हारा है, मोर वैल्यू होगा इससे, तब आप कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल अप्लाई करके फाइनल टेम्परेचर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप इसी फॉर्म पे ट्राई करने लगते तो हो सकता है कि आपका टेम्परेचर नेगेटिव आता है, जो कंसेप्चुअली रॉन्ग है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बाय वाटर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये इजीली आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, 4.5 × 10⁻³ × 20, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। और आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए 0.5 × 10⁻³ × 80। ये कंपेयर कर लीजिए दीज टू अमाउंट में, ये अमाउंट लार्ज होना चाहिए। जिनको डाउट था वो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें कि ये वैल्यू लार्ज है, और जब लार्ज होगा तो अगर ये वैल्यू लार्ज है तो यहाँ से जो हीट ट्रांसफर होगा, वाटर से जो हीट ट्रांसफर होगा इस आइस में 2 वे में यूज होगा। इन 1 वे, पहले ये होल अमाउंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे कन्वर्ट होगा, फिर जो इस आइस के अमाउंट से जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर रेज करेगा। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा Q1 हीट रिजेक्टेड बाय वाटर प्लस डेल्टा Q2 हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस डेल्टा Q3 हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और ये टोटल अमाउंट 0 बनेगा। अब यहाँ से वाटर से कितना हीट रिजेक्ट होगा, मैक्सिमम तो इतना है, बट क्योंकि यहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया और वाटर का यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है उससे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज कर रहा है, तो उस फाइनल टेम्परेचर तक ये वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 4.5 × 10⁻³ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया अमाउंट को। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये डेल्टा Q1 मैंने नोट कर दिया, मास इनटू स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर। अब डेल्टा Q2 को जो आप नोट करेंगे तो 1 ग्राम के लिए आपको चाहिए 80 कैलोरी, और यहाँ पे ग्राम है 500 ग्राम, तो 0.5 × 10⁻³ ये मास ऑफ आइस है, और 1 ग्राम के लिए चाहिए 80 कैलोरी। तो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस कंप्लीट। अब जो थर्ड अमाउंट होगा, जितना आइस मेल्ट हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उतना ही 0 डिग्री वाटर बन गया, और उस 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर तक रेज करेगा। ये जो मैंने 3 प्रोसेस का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नोट किया है, 3 हीट ट्रांसफर का, ये सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए। मैंने स्टेटमेंट वाइज आपको हिंट करके ये नोट किया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। TF -20 होगा। ये अमाउंट कहाँ से आया, ये मास ऑफ वाटर है, बट ये वाला वाटर नहीं है यहाँ पे। ये वाटर कहाँ से फॉर्म हुआ है, इस आइस के मेल्ट होने से। और जब आइस मेल्ट हुआ इस पर्टिकुलर डेल्टा Q2 अमाउंट से, तो उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, इनिशियल टेम्परेचर 0 जो है 20 क्यों हो गया, यहाँ पे 20 आएगा। क्लियर है, ये अमाउंट 20 है। तो ये पार्ट यहाँ पे 4.5 ग्राम वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 है, तो ये TF -20 आएगा। और यहाँ पे जो आइस से वाटर बना है उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 है, तो TF -0 है। तो यहाँ पे तो मैंने फॉर्मुला यूज किया मास इनटू स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर, these 2 पार्ट के लिए, और यहाँ पे मैंने फॉर्मुला यूज किया हीट ट्रांसफर के लिए मास इनटू लेटेंट हीट। तो ये 3 प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व हो रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे। अब फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4.5 × 10⁻³ प्लस 0.5 × 10⁻³। जो रिमेनिंग पार्ट है ये माइनस में है, राइट में ये पार्ट राइट में इंक्लूड कर लिया। 20 × 4.5 × 10⁻³, और ये अमाउंट प्लस है और राइट में माइनस होगा। 10⁻³ बोथ साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। ये आप रेशियो फाइंड करें। डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉब्लम में सिर्फ ये अमाउंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाकी स्टेटमेंट को आप चेक करें तो लास्ट प्रॉब्लम के सिमिलर स्टेटमेंट था, बट लास्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रॉब्लम ये जो स्टार्टिंग करने के लिए मैंने हिंट किया है कि जरूर चेक कर लें कि मैक्सिमम हीट रिजेक्टेड बाय वाटर और हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस कंप्लीटली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर, ये दोनों अमाउंट को आप कंपेयर कर लें। हीट रिजेक्टेड बाय वाटर अगर सफिशिएंट है, ग्रेटर है, तभी आप ये स्टेप आगे फॉलो करें, अदरवाइज रिजल्ट 0 बन जाएगा। पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 3। पेज नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए।
10 gram of ice at 0 degree centigrade is added to a beaker containing 30 gram of water at 25 degree centigrade. What is the final temperature of the system when it comes to thermal equilibrium? The specific heat of water is 1 calorie per gram degree centigrade and latent heat of melting of ice is 80 calorie per gram. तो यहाँ पे आप फिर से कंपेयर करेंगे कि मैक्सिमम हीट रिजेक्टेड बाय वाटर कितना है. और मैक्सिमम कब होगा जब आइस के जो टेम्परेचर है और वाटर का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के इक्विवेलेंट वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बने. तो 30 ग्राम वाटर है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 और डिफरेंस 25, दैट इज 750 कैलोरी. द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस into water at 0 degree centigrade completely. 10 ग्राम अमाउंट है और 1 ग्राम के लिए चाहिए 80, 800 चाहिए कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए, बट प्रोवाइड कर रहे हैं आप मैक्सिमम 750. तो अभी भी आइस का सम अमाउंट प्रेजेंट रहेगा और जो अमाउंट प्रेजेंट रहेगा तो मिक्सचर का टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से मैच करेगा. Next problem, page number 33, problem number 21. Page number 33, problem number 21. Statement read करिए और ट्राई करिए. A thermally insulated coffee mug contains 500 gram of warm coffee at 800 degree centigrade. Assuming that heat capacity of this liquid is 1 calorie per gram degree centigrade. देखो यहाँ पे वर्ड तो यूज किया है हीट कैपेसिटी, बट दिस इज स्पेसिफिक हीट क्योंकि पर ग्राम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. Assuming that heat capacity of this liquid is 1 calorie per gram degree centigrade and the latent heat of fusion for ice is 80 calorie per gram. The amount of ice that must be dropped into cup to convert it into cold coffee at 5 degree centigrade is about. इनिशियली जो कॉफी का टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है और उसमें कितना अमाउंट ऑफ आइस ड्रॉप करना पड़ेगा. तो यहाँ पे चेक करने की लाइक दिस कंपेरिजन की जरूरत ही नहीं क्योंकि आइस अमाउंट नहीं दिया, आइस अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. लेट द अमाउंट ऑफ आइस बी x ग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ कॉफी फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे जब आप ये x ग्राम आइस ड्रॉप कर देंगे वार्म कॉफी में तो वार्म कॉफी से आइस को हीट ट्रांसफर होगा. अब ये आइस मेल्ट करके इतना अमाउंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर उससे आपको यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करना है. तो 3 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा. हीट रिजेक्टेड बाय वार्म कॉफी डेल्टा Q1 एंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिमेनिंग हीट रिक्वायर्ड टू मूव वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू फाइनल टेम्परेचर दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. डीज का सम करेंगे तो 0 है. ये आपको स्टेटमेंट मैंने नोट करा दिया नोटेशन के रिगार्डिंग. फर्स्ट द हीट रिजेक्टेड बाय कॉफी, तो कॉफी का अमाउंट दिया है 500 ग्राम और 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आपको मेंशन किया है और टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर है 5. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको बताएगा. डेल्टा Q2 आपको हिंट किया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, तो आइस के लिए x अमाउंट आपको दिया हुआ और 1 ग्राम के लिए चाहिए 80 कैलोरी. अब इस आइस से x ग्राम वाटर बनेगा और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा. अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करिए. इसको सम किया 85, ये डिफरेंस -75 जो राइट में प्लस हो जाएगा. ये रेशियो फाइंड करिए. ये नंबर के वैल्यू पर चेक करिए.
यहाँ 85 आएगा 80 की जगह। हाँ जी 85 बोला मैंने, 85 था, लिख दिया है। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको हिंट कर दिया है। ये तो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो आपको हिंट हो गए। इसी का आगे एप्लीकेशन जब आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे तब भी रिक्वायर्ड होंगे। लास्ट लेक्चर में आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम, आइडियल गैस बिहेवियर एंड करके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था। पेज नंबर 7 पे प्रॉब्लम नंबर 2, फोर्टीन पे 4 नहीं 5, एटीन पे 13, पेज नंबर 7 पे प्रॉब्लम नंबर 2, द रेशियो gamma Cp by Cv is equal of hydrogen gas is 7/5 at room temperature and 5/3 at low temperature around 50 Kelvin। यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन से आपको गामा की वैल्यू में चेंज मेंशन किया हुआ है। अब आप कंपेयर करें, हाइड्रोजन मेंशन किया तो दिस इज डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस के लिए ये 7/5 कब आएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं 7/2 5/2। तो सीवी आप कैलकुलेट करते हैं एवरेज इंटरनल एनर्जी से, तो 5/2 कंडीशन में 3/2 ट्रांसलेशन के लिए और 2 into हाफ कंट्रीब्यूशन रोटेशन के लिए। तो इस पार्ट में एट रूम टेम्परेचर आप ट्रांसलेशनल और रोटेशन पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं, तब ये 7/5 बनेगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर आप टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं तो ये 3/2 एवरेज इंटरनल एनर्जी बनेगा, या 3/2 kb सीवी बनेगा, और 5/2 kb सीपी बनेगा। तो ये आप 3/2 kb कंडीशन से पाएगा ट्रांसलेशन। तो आप इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे रोटेशन पार्ट एलिमिनेट हो रहा है। 7/5 के लिए ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों पार्ट होने चाहिए, और 5/3 के लिए ओनली ट्रांसलेशन पार्ट होना चाहिए। ये आपको लास्ट लेक्चर में तब ट्रांसलेशन रोटेशन से क्या कंडीशन है, ओनली ट्रांसलेशन से क्या कंडीशन है, मोनोटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, रिजिड डायटोमिक के लिए, नॉन रिजिड के लिए, वो सब बताया हुआ है। डायटोमिक पार्ट को आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है, क्योंकि H2 पार्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिनको ये कंफर्म नहीं हुआ हो कि कैसे ट्रांसलेशन रोटेशन पार्ट बने, यहाँ से हिंट कर दिया कैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन पार्ट है। वो आपको जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है, आपको थ्योरी पार्ट बताया, वहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हैं डायटोमिक के। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सप्रेशन ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट मिल जाए। यहाँ से आप चेक करें, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन से ओनली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट रहेगा, तो रोटेशन पार्ट एलिमिनेट हो रहा है, तो सप्रेशन ऑफ रोटेशनल डिग्री। नेक्स्ट पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 5, फॉर विच गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv विल बी लार्जेस्ट। आपको लास्ट लेक्चर में मोनोटोमिक के लिए एवरेज इंटरनल एनर्जी और Cv वैल्यू कैलकुलेट कराया है। मोनोटोमिक के लिए आप Cv चेक करें तो 3/2 kb आएगा। Cp वैल्यू अगर आप आइडियल गैस बिहेवियर ले रहे हैं तो Cp और Cv का डिफरेंस ये 5/2 kb बनेगा। गामा वैल्यू 5/3 बनेगा, जो कैलकुलेट भी कराया है। अगर आप डायटोमिक ले रहे हैं तो डायटोमिक में आपको रिजिड और नॉन रिजिड 2 केसेस डिस्कस किए थे। रिजिड के लिए ये Cv वैल्यू 5/2 kb बताया था। Cp वैल्यू अगर आइडियल गैस बिहेवियर लेंगे तो 7/2 kb बनेगा, और गामा वैल्यू 7/5 आएगा, जो आपको यहाँ पे भी किया। अगर आप नॉन रिजिड लेंगे तो नॉन रिजिड के लिए वाइब्रेशन पार्ट से ये 7/2 kb Cv बनेगा, Cp में kb अमाउंट और ऐड हो जाएगा 9/2 kb, और गामा वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 9/7 बनेगा। ऐसे ही आप ट्राइएटोमिक के लिए चेक कर सकते हैं, बट आप ये रेशियो को आप चेक करते चले जाएं। ये 5/3 1.67, ये 1.4, ये वैल्यू आप चेक कर लीजिए 9/7। जैसे जैसे आप एटोमिसिटी चेंज करते चले जाएंगे, वाइब्रेशन पार्ट इंक्लूड करते चले जाएंगे, ये गामा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो लार्ज ऐसे सिर्फ मोनोटोमिक। ये सभी को कंफर्म हो गया। जो मैंने लास्ट लेक्चर में मोनोटोमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक के लिए एवरेज इंटरनल एनर्जी डिस्कस किया, उससे del/del से Cv फाइंड कर लें, और मेयर फॉर्मूला यूज करके Cp फाइंड कर लें, और रेशियो फाइंड करेंगे Cp/Cv का, तो लार्जेस्ट बनेगा मोनोटोमिक के लिए। उनमें से कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो लार्जेस्ट मोनोटोमिक के लिए, बाकी जैसे जैसे एटोमिसिटी चेंज करते चले जाएंगे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 18 प्रॉब्लम नंबर 13, a molar specific heat of a gas as given from kinetic theory is 5/2 R. Molar specific heat is 5/2 R.
if it is not specified whether it is Cp or Cv, one would conclude that the molecule of the gas, ये आपको मोलर स्पेसिफिक हीट दिया 5/2R, सपोज ये Cv है, और जब Cv होगा तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट का कंडीशन आएगा, एक ट्रांसलेशन पार्ट और रोटेशन पार्ट, 3/2R ट्रांसलेशन का और रोटेशन का 2 × R/2। अगर आप ये Cp ले रहे हैं, Cp वैल्यू 5/2R ले रहे हैं, तो Cv वैल्यू 3/2R बनेगा, और 3/2R होगा, ये ट्रांसलेशन के लिए था और ये रोटेशन के लिए, और यहाँ पे सिर्फ ये ट्रांसलेशन के लिए। तो आप यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ से आपको कंफर्म हो रहा है इस पार्ट से कि ये रिजिड डायटोमिक केस है, रिजिड डायटोमिक, और यहाँ पे मोनोटोमिक। फर्स्ट पार्ट आर डेफिनेटली मोनोटोमिक, आर डेफिनेटली रिजिड डायटोमिक, आर डेफिनेटली नॉन रिजिड डायटोमिक, कैन बी मोनोटोमिक और रिजिड डायटोमिक। डी ऑप्शन करेक्ट बनता है, मोनोटोमिक भी हो सकता है और रिजिड डायटोमिक भी हो सकता है। पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 22, the heat capacity at constant pressure, the heat capacity at constant pressure of a certain gas is 1.4 times the heat capacity at constant volume। तो आपको यहाँ पे गामा के लिए हिंट दिया है, Cp/Cv is 1.4, और 1.4 को आप नोट करेंगे तो 7/5 बनेगा। ये आपको 7/5 यहाँ पे डिस्कस हुआ है, 7/5 यहाँ पे डिस्कस हुआ है। रिजिड ट्रायंगल्स, पॉइंट पार्टिकल्स, रिजिड डंबल्स, नॉन रिजिड डंबल दैट कैन वाइब्रेट। तो रिजिड डंबल आपको कंफर्म हो गया यहाँ पे, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो जो यहाँ पे डंबल शेप के लिए यहाँ पे वर्ड डंबल यूज किया हुआ है, रिजिड डायटोमिक, जो ऑप्शन में रिजिड डंबल वर्ड यूज किया है, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो शेप है लाइक ए डंबल होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। बाकी और सिमिलर अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आगे डिस्कस हो जाएंगे। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल आपको डिस्कस हो गया कि पार्टीशन थ्योरम और आइडियल गैस बिहेवियर पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको डिस्कस हो गए। हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको पर्टिकुलर लेक्चर में ये हिंट हो गया था कि 4 लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के, और ईच लॉ से थर्मोडायनामिक पैरामीटर का कांसेप्ट आपको वहाँ पे डिफाइन होता है। तो जीरथ लॉ से आपको हिंट किया था, टेम्परेचर का आइडिया मिलता है। तो जीरथ लॉ के लिए स्टेटमेंट नोट करेंगे, जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। If 2 systems are separately in thermal equilibrium, if 2 systems are separately in thermal equilibrium with third system, then they are also in mutual thermal equilibrium. This is the statement for Zeroth law of thermodynamics. अगर आप 3 सिस्टम का रेफरेंस ले रहे हैं, ए बी सी का, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताया 2 सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। तो 3 सिस्टम का यहाँ पे रेफरेंस लिया है, ए सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपको जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। और इस जीरथ लॉ पे या थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, आप थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं, वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। अब जिस बॉडी का आपको टेम्परेचर मेजर करना होगा, उसको थर्मल कांटेक्ट में आप थर्मोमीटर प्लेस करेंगे, थर्मोमीटर को बॉडी से हीट ट्रांसफर होगा, और हीट ट्रांसफर होने से चाहे एनालॉग हो या डिजिटल थर्मोमीटर हो, उसमें जो भी पार्ट हीट ट्रांसफर को मेजर करने के लिए यूज होगा, जैसे आप जो ओल्ड थर्मोमीटर होते हैं जिनमें मरकरी फिल होता है, तो मरकरी का लेवल रैपिडली रेज करता है हीट ट्रांसफर होने से। लेस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा तो उसका मोर अमाउंट में लेवल रेज करेगा, और जब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा मरकरी का लेवल रेज करता जाएगा। बट जब हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप कब होगा, जब बॉडी का जो टेम्परेचर है और थर्मोमीटर में जो मरकरी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सेम हो जाए। इट मींस मरकरी बॉडी टेम्परेचर से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा तो हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, मरकरी का जो लेवल है वो सैचुरेट हो जाएगा। उस सैचुरेशन पॉइंट पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वहाँ पे नोटेशंस बने होंगे, तो उसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर आप रीड कर लेते हैं, वो जीरथ लॉ या थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो थर्ड लॉ इस जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको टेम्परेचर का आइडिया मिलता है। These 3 systems अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, और दैट कॉमन प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को जीरथ लॉ के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर इज ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी which tells
whether the system is in thermal equilibrium or not with another system. तो ये जीरथ लॉ का स्टेटमेंट, जीरथ लॉ और थर्ड लॉ के लिए जस्ट स्टेटमेंट वाइज आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, मोर एप्लीकेशंस फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नोट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। जिन इवेंट में, जिन फिनोमेना में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड होगा उनमें एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो डिफरेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप बुक में पढ़े होंगे, जिनसे सेम इंफॉर्मेशन आपको फाइंड होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। मींस हीट को आप वर्क में और वर्क को हीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड, इसमें आप मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक इनिशियल स्टेट से, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी अनदर फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव कराएंगे बाई डिफरेंट पाथ। सपोज यहाँ पे आप ये फर्स्ट पाथ के लिए इनिशियल से फाइनल में आप मूव करा रहे हैं, फिर कोई अनदर सेकंड पाथ से आप सिस्टम को मूव करा रहे हैं, थर्ड से मूव करा रहे हैं, मोर पाथ के थ्रू आप इसको मूव करा सकते हैं इनिशियल से फाइनल। मैंने सम पाथ यहाँ पे शो कर दिए। अब डिफरेंट पाथ के लिए सिस्टम को अगर आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 पाथ के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको हिंट किया कि हीट ट्रांसफर पाथ डिपेंडेंट होता है। तो दीज 5 पाथ में डिफरेंट अमाउंट में सिस्टम को आप हीट ट्रांसफर करेंगे। अगर ये पीवी डायग्राम ले रहे हैं तो पीवी डायग्राम से आपको ये कंफर्म हो गया कि एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन डिफरेंट आएगा डिफरेंट पाथ के लिए। तो अगर सिस्टम को इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी अनदर फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करा रहे हैं तो डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा और डिफरेंट अमाउंट में वर्क डन करेगा सिस्टम। बट अगर दीज 2 क्वांटिटीज का अगर आप डिफरेंस फाइंड करें, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर एंड डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, इसका जो डिफरेंस है वो सेम होगा फॉर ऑल पाथ। डेल्टा क्यू, डेल्टा, मैं फिर से स्टेटमेंट हिंट कर रहा हूं, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू, दीज 5 पाथ जो मैंने आपको शो किए हैं, डिफरेंट पाथ के लिए डेल्टा क्यू डिफरेंट होगा, डेल्टा डब्ल्यू डिफरेंट होगा, बट दीज का डिफरेंस फॉर ऑल पाथ बिटवीन दीज 2 स्टेट्स आई एंड एफ, ये डिफरेंस सेम आएगा। मतलब सेम होगा तो ये अमाउंट इंटरनल एनर्जी बनेगा। तो जो फर्स्ट लॉ का फॉर्म आप पढ़ते हैं, पहले ये फॉर्म होता है, फिर इसको डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में आप कन्वर्ट करते हैं। तो इसको स्टेटमेंट को आप नोट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकल फॉर्म, इफ an infinitesimal amount of heat dq is given to the system, some part of this heat is used to do some work and the remaining amount is used to change its internal energy. वर्क डन के लिए नोटेशन dw और चेंज इन एनर्जी के लिए du। और मैंने आपको यहाँ पे भी हिंट किया कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो ये इनफाइनिटेसिमल नोटेशन के लिए जब आप du फाइंड करेंगे तो dq माइनस dw, ये डिफरेंस du बनेगा। जो आप बुक में फॉर्म पढ़ते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये फॉर्म आप पढ़ते हैं। बट पहले ये फॉर्म फाइंड हुआ, उससे डेल्टा क्यू के लेफ्ट में नोट करके राइट साइड में du प्लस dw में कन्वर्ट किया है। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में मैंने आपको दीज का हिंट भी कर दिया कि dq हीट गिवन टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव आएगा, dw वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी
du है। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग को इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसका साइन आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट वर्क डन बाय द सिस्टम कब पॉजिटिव होगा, किस साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होगा, वो आपको पहले बताया हुआ है। तो डिफरेंट साइन कन्वेंशन के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो फॉर्म आपको नोट कराया है du प्लस dw, वो इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में है। ये सभी को रिकॉल हो रहा होगा, पहले साइन कन्वेंशन बताए हुए हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होता है, तब ये फर्स्ट लॉ का फॉर्म इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में बनेगा। बट सम टाइम अगर आपको कोई आप बुक पढ़ें, ये फॉर्म भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए डिफाइन किया होगा, बट ये फॉर्म साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में है। रीजन आपको पहले वर्क डन के लिए बताया हुआ। साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो ये अमाउंट पॉजिटिव बनेगा। बाकी आप चाहें कोई भी साइन कन्वेंशन का रिजल्ट यूज करें, ये डी क्यू अमाउंट सेम आएगा, डी यू अमाउंट सेम रहेगा। वर्क डन क्योंकि बहुत साइन कन्वेंशन में डिफरेंट है, तो अगर मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे कौन साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, जैसे कहीं स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 3 जूल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 5 जूल, देन व्हाट इज द हीट ट्रांसफर। तो 5 जूल अगर आप इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन ले रहे हैं और साइंटिफिक साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, तो डेल्टा यू तो आपको एसएस 3 जूल यूज करना है। बट वर्क डन बाय द सिस्टम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में आप यूज करेंगे 5 जूल और साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में आप यूज करेंगे -5 जूल। और जब हीट ट्रांसफर फाइंड करेंगे तो जो साइन कन्वेंशन आप ले रहे हैं उसका फॉर्म आप यूज करेंगे। तो जब आपने ये फॉर्म यूज किया तो डी क्यू आपको डेल्टा क्यू फाइंड हो गया 8 जूल। जब साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में फाइंड करेंगे तो ये फॉर्म आप यूज करेंगे। आप चेक कर लीजिए, ये 3 -5 तो फिर से आपको 8 जूल कंफर्म हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम अमाउंट आएंगे चाहे जो आप साइन कन्वेंशन यूज करें। ओनली वर्क डन को आपको क्लियर करना है वो साइन कन्वेंशन, ये अमाउंट चेंज साइन कन्वेंशन चेंज होने से। और यहाँ पे जो डी डब्ल्यू नोटेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई सिंगल वर्क हो सकता है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ आपको वर्क डन का नोटेशन इंक्लूड हो सकता है। तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो टोटल वर्क डन है, जिसमें आप इसको जनरली 2 पार्ट में नोट कर सकते हैं, dw1 प्लस dw2। इसके अलावा भी कुछ और पार्ट हो सकता है यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। मैंने 2 पार्ट में इसको नोट कर दिया, जो आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप ये रेफरेंस लेके अप्लाई करेंगे। dw1 वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, इसमें आप पीडीवी पार्ट यूज कर लेते हैं। और जो dw2 है उसमें वो अमाउंट लेना है जो अदर देन चेंज इन वॉल्यूम। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर प्लेस करें तो वहाँ पे भी वर्क डन आता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे भी वर्क डन आता है। तो लाइक दिस वर्क डन अदर देन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम में जाएंगे। वर्क डन ड्यू टू अदर देन चेंज इन वॉल्यूम। पर थोड़ा रिकॉल करें, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया आपके हैबिट में है कि आप इस वर्क डन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप पीडीवी यूज कर रहे होंगे, बट ये ऑलवेज नहीं है, क्योंकि आपने मोस्टली जो सिस्टम स्टडी किए हैं वो गैसीय सिस्टम आपने यूज किए। और गैसीय सिस्टम के लिए अगर वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे डाइपोल नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वहाँ पे डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, पोलराइज्ड पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन पोलर है या नॉन मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, तब आप ये जो सेकंड वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। और जब टोटल वर्क डन चेक करेंगे तो टोटल वर्क डन ओनली वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, तब आप पीडीवी पार्ट यूज कर लेते हैं या इंटीग्रल पीडीवी यूज कर लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू पार्ट फाइंड करने के लिए। तो आपकी ये हैबिट में है कि जब भी वर्क डन होगा फर्स्ट लॉ में वो आप इंटीग्रल पीडीवी या पीडीवी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो पहले प्रैक्टिस किए हैं, जो मोस्टली आप एग्जांपल्स पढ़े हैं वो नॉन मैग्नेटिक नॉन पोलर गैसेस के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई किए हैं। आप रिकॉल करिए, जब आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या थर्मल प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में फाइंड करते हैं तब आप पीडीवी यूज नहीं किए होंगे, चाहे आप फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन किए हो, थर्मोडायनामिक्स के लॉज आपने अप्लाई किए हो। रीजन क्या है कि जब आप कोई सॉलिड मटेरियल लेंगे, सॉलिड सैंपल लेंगे, तो सॉलिड सैंपल में जो फर्स्ट पार्ट है वर्क डन में, वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन आएगा वहाँ पे। सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, डिटेक्टेबल चेंज, ऑब्जर्वेबल चेंज फाइंड करने के लिए आपको मोर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप ये टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो सॉलिड स्टेट में आप मोस्टली सेकंड पार्ट यूज करते हैं, और जब आप गैसियस फेज लेते हैं, गैसियस सिस्टम लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं जिसमें इजीली, या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम लेते हैं जिसमें आप इजीली प्रेशर अप्लाई करके डिटेक्टेबल चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, उनमें मोस्टली आप dw1 यूज करते हैं। तो हो सकता है आप कभी ये डिफरेंस पढ़े हो या आगे कहीं आपको रिक्वायर्ड हो तो डाउट क्रिएट ना हो, ये मैंने पहले ही हिंट कर दिया है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कभी पीडीवी यूज करेंगे, कभी बोथ पार्ट आगे। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में dw में ऑल टाइप ऑफ वर्क डन आपको इंक्लूड करना है, जिसको मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, अगर आप 3 डायमेंशन और 5 डायमेंशन का पार्ट ले रहे हैं, अगर लेस डायमेंशन में जा रहे हैं तो चेंज इन साइज वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो तब भी वो dw1 पार्ट में इंक्लूड होगा, चेंज इन साइज और ड्यू टू अदर देन चेंज इन साइज। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Physical significance of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics signifies that
इस एक्सप्रेशन पे अगर आप जाएं तो अप टू 10th लेवल आप इन्हीं क्वांटिटीज को ऐड तभी कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट में आए। तो du dw बोथ का सेम यूनिट होगा और वही यूनिट dq पार्ट के लिए बनेगा। और यूनिट सेम होने का मतलब ये सेम पार्ट सेम टाइप की क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, हीट इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिजिकल सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग अनदर स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे भी नोट कराया है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। और यहाँ पे जो वर्ड है एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आप इंक्लूड करें, नॉट ओनली इंटरनल एनर्जी, दिस इज ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। एनर्जी का वन फॉर्म अनदर में कन्वर्ट हो सकता है, जितने टाइप का भी फॉर्म आप इन्वॉल्व हो रहा है उनका सम करेंगे तो सेम रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट corresponding to physical significance of first law of thermodynamics, every thermodynamic system in a equilibrium state possesses internal energy which is a function of that state। जो पहले भी आपको हिंट किया है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट सिस्टम में इंटरनल एनर्जी होगा, वो पर्टिकुलर स्टेट पर डिपेंड करेगा। these three significance फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। By using first law of thermodynamics, we can find the equation of state of thermodynamic system for a particular process। और इसमें भी आप एक more popular application पढ़ते हैं, equation of state of adiabatic process। इसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस फाइंड कर सकते हैं। जिस सिस्टम के लिए फाइंड करना है, जिस प्रोसेस के लिए फाइंड करना है, आपको वहाँ पे प्रोसेस का कंडीशन पता होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं और यहाँ पे भी मैंने इसको इजी करने के लिए सिमिलर अप्रोच से किसी अदर सिस्टम के लिए भी फाइंड कर लेंगे। अभी जो आपका मोर फेमिलियर सिस्टम है, आप आइडल गैस डिफरेंट मेथड से पढ़ते हैं, मोर रिजल्ट्स आइडल गैस के लिए आपको नोन होंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आइडल गैस। सिमिलर अप्रोच से फिर किसी अदर पार्ट के लिए भी आप फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडल गैस। और फाइंड करने के लिए आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन अप्लाई करना है। और एडियाबैटिक प्रोसेस लास्ट लेक्चर में कंडीशन बताया है, चेंज इन हीट ट्रांसफर जीरो बनेगा। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और आइडल गैस से आपको यहाँ पे हिंट है कि pv इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको बताया। गैसियस बिहेवियर है आइडल गैस के लिए जो dw पार्ट है, अभी जो मैंने वर्गन आपको हिंट किया dw1 प्लस dw2, तो आइडल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट टर्म कंट्रीब्यूट करेगा वर्गन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो these टू कंडीशंस को आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो du प्लस dw और dw को आप नोट करेंगे pdv इज इक्वल टू 0। और आइडल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो लास्ट लेक्चर में आपको हिंट किया था कि ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है, तो du चेंज इन एनर्जी आप यहाँ पे cv dt नोट कर सकते हैं। ओनली चेंज इन टेम्परेचर वाला कंडीशन आएगा, चेंज इन वॉल्यूम वाला कंडीशन यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो cv dt प्लस pdv इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्टेट आप यहाँ पे यूज करेंगे pdv प्लस vdp इज इक्वल टू nRdt। इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशियल करें तो ये रिजल्ट बनेगा cvdt इज इक्वल टू माइनस pdv। ये फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। अगर आप बोथ साइड में nRdt ऐड कर दें इस रिलेशन से हमको ये कंफर्म हो गया। ये पार्ट आप कंपेयर करिए, ये VDP में कन्वर्ट होगा। अगर आप मेयर फॉर्मूला का रेफरेंस लें आइडल गैस के लिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR,
जो फर्स्ट लॉ से ये पार्ट भी आप ड्राइव कर सकते थे। तो यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ से dt पार्ट कॉमन हो गया, CV प्लस NR dt इज इक्वल टू VdP एंड दिस टर्म इज CP dt इज इक्वल टू VdP। ये रिलेशन और ये रिलेशन को आप रेफरेंस लेंगे, इस रिलेशन से डिवाइड कर दें तो CP बाई CV dt पार्ट एलिमिनेट हो गया इज इक्वल टू माइनस V बाई P dB बाई dP बाई dV एंड दिस CP बाई CV अब गामा रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज। तो यहाँ से जब प्लेस करेंगे तो dV बाई V, ये गामा फैक्टर, ये dV लेफ्ट में नोट कर लिया और राइट में फॉर्म बनेगा dP बाई P माइनस। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रल करेंगे, गामा कांस्टेंट है, ln ऑफ V इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ P प्लस ln ऑफ एनी कांस्टेंट। अब लॉग प्रॉपर्टी से वॉल्यूम और प्रेशर टर्म एक साथ नोट करेंगे तो ये एडिशन आ गया और इस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को V का पावर नोट कर सकते हैं, बोथ साइड से एंटी लॉग लेंगे तो PV पावर गामा और A वैल्यू आपने कांस्टेंट कंसीडर किया। तो दिस इज एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस और ये आपने फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से फाइंड कर लिया। किसी अनदर मेथड से भी आप फाइंड करेंगे बट यहाँ पे अभी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन से मैंने फाइंड किया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को रेफरेंस लेके क्वेश्चन में आपको प्रेशर और वॉल्यूम को का डेटा गिवन है और रिजल्ट फाइंड करना है तो आप PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करेंगे। अगर आप PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस आप यूज कर लें तो अगर प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करना है तो ये रिलेशन आप यूज करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के डेटा को रिलेट करना है तो प्रेशर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रेशर के प्लेस पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप प्लेस करेंगे nRT बाई V पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको यहाँ से एक न्यू रिलेशन बनेगा, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है और ये NR भी कांस्टेंट है और इसको राइट में इंक्लूड करिए तो ये कांस्टेंट का रेशियो कोई अनदर कांस्टेंट बनेगा V पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कभी आप ये रिलेशन आप यूज करेंगे। अब आपको हो सकता है प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करना हो तो वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देंगे, तो P पावर 1 माइनस गामा P पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और लाइक दिस भी आप नोट कर सकते हैं P पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में आपको जो भी डेटा रिलेट करना होगा दीज थ्री फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं बट दीज थ्री फॉर्म्स आइडियल गैस के लिए वैलिड है। आपको पहले ही रेफरेंस दिया है यहाँ पे आइडियल गैस। अगर आप किसी अनदर सिस्टम के लिए भी फाइंड करना चाहेंगे तो ये मेथड सेम रहेगा, ओनली ये इक्वेशन ऑफ स्टेट चेंज होने से ये रिलेशन चेंज हो जाएगा बट मेथड आपको कंफर्म होगा कि कैसे आपको फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड करना। इसी में सेकंड एप्लीकेशन आप यूज कर सकते थे, मेयर फॉर्मूला को आप ड्राइव कर सकते हैं। मैं वो डेरिवेशन पार्ट हटा रहा हूँ, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशंस फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से आप ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। CP माइनस CV इज इक्वल टू NR, ये हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है, राइट में नंबर ऑफ मोल्स मैंने इंक्लूड किया है, ये आप ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से आप, मैंने पहले फ्री एक्सपेंशन आपको डिस्कस किया था, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने के टाइम तो फ्री एक्सपेंशन मैंने बताया है। फ्री एक्सपेंशन आपको ये नोट कराया था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक की कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq पार्ट 0 बनेगा। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन कराएं तो dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq पार्ट 0 बनेगा और वैक्यूम पार्ट से प्रेशर एलिमिनेट हो गया, प्रेशर पार्ट 0 बनेगा परफेक्ट वैक्यूम के लिए, तो वर्क डन पार्ट एलिमिनेट हो गया। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, आपको ये कंफर्म हुआ फ्री एक्सपेंशन में du वैल्यू 0 बनेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 बनेगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट आएगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिलेगा फ्री एक्सपेंशन के लिए। डिफरेंट प्रोसेस के लिए आप इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट
सम एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मैंने नोट करा दिया। फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, मेयर फॉर्मूला का डेरिवेशन, और भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन में हीट ट्रांसफर के रिजल्ट्स, वर्क डन के रिजल्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको इंक्लूड हो जाएंगे। प्रॉब्लम नोट करेंगे। ये प्रोसेस AB shown in figure. ये प्रोसेस AB, ये प्रोसेस आपको यहाँ पे शो कर दिया पीवी डायग्राम में। ये प्रोसेस AB शोन इन फिगर इज परफॉर्म ऑन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। Calculate the work done in this process. हमको वर्क डन का डेफिनेशन पहले डिस्कस किया हुआ है, और वर्क डन जब तक स्पेशली मेंशन ना करे आपको इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन यूज करना है, फिर साइन वहां पे कंफर्म करके आपको कंफर्म हो जाएगी वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम। ये अगर प्रेशर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आपको पता हो, रिलेशन पता हो, तो आप ये प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्लेस करके इंटीग्रल करके फाइंड करेंगे, और यही आपको पीवी डायग्राम के लिए हिंट किया था, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम ये पहले नोट कराया हुआ है, तो यहाँ पे आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एरिया फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना। और रेक्टेंगल का एरिया आपको वन साइड रेक्टेंगल का पता है, ये 0 है, 0 और 30 इसका डिफरेंस किया तो 30 किलो पास्कल, और ये साइड आपको यहाँ पे पता है 30 - 10, ये 30 किलो पास्कल है, इसको किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया, और ये साइड मीटर क्यूब 30 - 10 ये 20 में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर क्यूब में है, और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये रिजल्ट न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 6 × 10⁵ जूल में आपको रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। कि थर्मोडायनामिक सिस्टम is taken through a cyclic process. Shown in figure. The pressure in kilopascal, the volume in centimeter cube.
Calculate the work done during this process. और वर्क डन फाइंड करेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको पहले नोट कराया हुआ है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल होता है, और ये भी आपको हिंट किया कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आपको एरो की डायरेक्शन से कंफर्म हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव आएगा। नोट कराया हुआ है कि अगर साइकिल क्लॉकवाइज फेस करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज फेस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा यहाँ से, जो आपको साइकिल प्रोसेस की डायरेक्शन दिया हुआ है। और अमाउंट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर शेप के लिए आप एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये साइड आपको फाइंड हो गया 20 - 10 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाई 300 - 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए एमपीएस यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 10 किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये 200 और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर क्यूब तो न्यूटन मीटर जो जूल में कन्वर्ट होगा। आपको वर्क डन के लिए पीवी डायग्राम के लिए आपको वर्क डन हिंट किया है। लेक्चर 130 से 330 तक है, टाइम हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर सर 4 से है। यस सर, 4 to 5:30 ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सर बैक स्लाइड करना है इसको। ओके सर। सर इसमें किलो पास्कल को हमने किस में कन्वर्ट किया है? पास्कल में। कोई यूनिट कन्वर्जन तो सभी को पता होना चाहिए। किलो 10⁻³ के लिए आता है, वो आपको यहाँ पे नोट हो गया, और पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर। न्यूटन मीटर को आप जूल लेते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर में चेंज किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसमें नहीं किया है, तो मीटर क्यूब है। ओके सर, नेक्स्ट में पूछते हैं। हाँ तो प्लीज। ओके सर। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। सर डाउट था। थैंक यू सर। क्या डाउट है बोलिए। सर बस वो पहले वाले क्वेश्चंस में डाउट आए थे, उनका मैं अपने आप पढ़ के सर कल आपसे डाउट ले सकती हूँ उन्हीं क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन में? सर वो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पे था। डाउट क्या है सर? मैं एक बार खुद पढ़ के देखूंगी। हाँ खुद से देख लीजिएगा। हेलो सर। हाँ जी सर जब आपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक करवाया था, जब आपने वर्क डन को ना चेंज कर दिया DW1 से प्लस DW2 में, तो वही बता देंगे एक बार वहाँ क्या बताया था आपने? वैसे आपने लिख तो रखा है, लेकिन इसके अलावा क्या बताया था वो बता दीजिए। आप सॉलिड स्टेट में भी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे आप फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से आप हीट ट्रांसफर फाइंड किए होंगे, कभी चेंज इन एनर्जी फाइंड किए होंगे, वर्क डन कैलकुलेट किए होंगे। तो जस्ट मैं आपको हिंट करा था कि आप लोग थोड़ा रीजन नहीं सर्च करते, आप रट लेते हैं। जब रट लेते हैं तो जब किस पार्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है वो भूल जाते हैं। अगर मैं ये सजेस्ट नहीं करता तो मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पे वर्क डन को पीडीवी ही यूज करते हैं। बट वो पीडीवी कब होता है? जब आप चेंज इन वॉल्यूम कर रहे हो तभी तो पीडीवी का कंडीशन आएगा। बट यही फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन अगर आप सॉलिड स्टेट में करें, जो आप ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे पढ़े भी होंगे, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए, लेटिस के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए, सुपर कंडक्टर के केस में, वहाँ पे आप ये वर्क डन को आप कभी हो सकता है MdV यूज किए हों प्लस और माइनस, या हो सकता है BdM यूज किए हों, कभी पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में रिजल्ट नोट किए हों, या DTP ये वर्क डन के प्लेस पे यूज किए होंगे। क्या यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आया? नो सर। तो ये, और वहाँ पे हो सकता है कि किसी केस में दोनों पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो पीडीवी और माइनस MdV नोट किए हो। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए पहले से कि कब क्या पार्ट लेना है। मैंने हिंट किया कि जब सॉलिड सैंपल आपने कंसीडर किया तो सॉलिड सैंपल पे आप प्रेशर, मोर प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी डिटेक्टेबल आएगा। बट अगर आपने प्रेशर का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं लिया, ओनली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन है वो आप इंक्लूड करें, तो ये एक्सक्लूड कर देंगे टोटल। ये नेग्लिजिबल हो या आप प्रेशर वाला पार्ट नहीं ले रहे तब ये DW2 वहाँ पे टोटल वर्क डन बन जाएगा। जब आप गैसियस या फ्लूइड केस लेते हैं, फ्लूइड मींस ए मटेरियल दैट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, तो सॉलिड तो फ्लो नहीं करेगा, ओनली लिक्विड और वेपर फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइड वर्ड के साथ भी आपको ये हो सकता है कि ये टर्म अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का स्टेटमेंट में हिंट नहीं है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आइडिया हो गया कि वहाँ पे सिर्फ ये पार्ट कंप्यूट करेगा प्रॉब्लम में। अगर ये इसके लिए कोई डेटा नहीं दिया है तो आप तब पीडीवी यूज कर लेते हैं।
बट जब आप कोई बुक पढ़ेंगे और वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के लॉज का एप्लीकेशन किया होगा तब आपको डाउट क्रिएट होगा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो ज्यादातर वर्क डन पीडीवी पढ़ रहे थे, तो उसको एलिमिनेट करने के डाउट को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इसको हिंट किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन है वो टोटल वर्क डन है, जिसको ऑल टाइप ऑफ वर्क डन को दीज टू क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।